नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोज को बड़ी संख्या में सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और साथ ही साथ सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे नेपाल की। जी हां, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब नेपाल। नेपाल में भी जनता सड़क पर उतर आई है, बगावत कर दिया है, विद्रोह कर दिया और उसकी वजह से वहां की सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। आखिरी जानकारी मिलने तक वहां के प्रधानमंत्री केपी ओली अपने पद छोड़ चुके हैं। लोग उनके घरों में घुस गए थे, वहां पे आग लगाई गई है और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर दोइबा जैसे कई मंत्रियों को घर में घुसकर पीटा गया है। और हालत ये हो गई है कि स्थिति पूरी तरीके से इस वक्त अराजक है और कोई बहुत ज्यादा सूचनाएं उपलब्ध इस वक्त नहीं है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है, पूरी तरीके से सच है कि नेपाल के अंदर एक तरीके से जनता ने अपनी सरकार को अपदस्थ कर दिया है। और अब यह अस्थिरता आगे आगे क्या रुख लेती है, ये देखने वाली बात हुई। नेपाल में ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके पीछे के कारण क्या है, इस बारे में बातचीत करेंगे हम पूर्व राजनयिक और प्रोफेसर एस.टी. मुनि से, जो नेपाल के सबसे बड़े एक्सपर्ट भारत में माने जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अचानक क्यों हुआ नेपाल के अंदर? ये अचानक नहीं हुआ। देखिए, लोगों का वहाँ बहुत रोष था कि भ्रष्ट सरकार है, वो परिवारवाद चलाती है, वो पैट्रोनाइज करती है जो इनको जान पहचान के लोग हैं और लोगों को कोई सुविधाएं उससे नहीं मिलती है। तो ये बहुत पिछले 1 साल से बहुत सारे मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, प्रधानमंत्री से रिलेटेड भी थे, देवबा जो उनके कोएलिशन पार्टनर थे उनसे रिलेटेड भी थे। तो ये बहुत दिनों से वहाँ के मीडिया में भी बहुत सारे ओपिनियन पेजेस में बार-बार ये लिखा जा रहा था। तो ये रोष पुराना चल रहा था। बीच में उन्होंने ये सोशल मीडिया को एकदम से बंद कर दिया। तो जो वहाँ के यंग लोग हैं उनको ना तो एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेपाल छोड़ के जा रहे हैं बाहर और वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाए, अनएम्प्लॉयड हैं, कम्युनिकेट करके बिज़ी रहते थे तो एकदम से उनको मुझे लगता है रोष आया और उन्होंने ये इतना बड़ा कांड किया। लेकिन आशुतोष, जो घटनाएँ कल हुई थी, जिसमें जी वाक़ई वहाँ के नौजवान लोग शुरू हुए थे और आज जो घटनाएँ हुई है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। और जी सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आज की घटनाओं में हिंसा और आगजनी बहुत है। कल में ऐसा नहीं हुआ था। कल पुलिस की तरफ से हिंसा हुई थी और उससे 20 लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे लोगों में रोष ज़रूर हुआ है। लेकिन ये भी हुआ कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको यंग लोगों ने वो जेन ज़ी जो कहा जाता है, उन लोगों ने उनको अलग रखा, वो भी एक्टिव हो गए हैं और इस वजह से जो आज का आंदोलन है या आज की जो ध्वंसकारी गतिविधियां हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा फैली हुई लग रही है। तो इसके पीछे लोगों का रोष है जिसको सभी लोग, सभी पार्टियों के लोग, किसी भी पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं जो अपनी सरकार से संतुष्ट थे। जो रूलिंग पार्टीज़ हैं उनमें भी ऐसे लोग नहीं हैं जो रूलिंग पार्टी से जो कोएलिशन से संतुष्ट थे। तो ये असंतोष बहुत व्यापक था और उसके आर्थिक कारण हैं, उसके राजनीतिक कारण हैं, उसके सामाजिक कारण हैं। यही वजह है कि ये एकदम से उबाल आया और सत्ता परिवर्तन हुआ वहाँ पर। आपको आपको क्या लगता है, ये जो जिस तरीके से उबाल हुआ है, इसके पीछे कुछ और भी कारण है? कुछ लोग ये कह रहे हैं इसके पीछे कोई विदेशी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि पहले श्रीलंका में हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में हुआ और अब नेपाल में हुआ। और ये सारे के सारे इलाके जो है वो भारत के एक तरीके से दोस्त भी रहे हैं और भारत के पड़ोसी भी हैं। देखिए, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। हम्म, इसका कोई प्रमाण, पुष्ट प्रमाण तो हम लोगों के पास में नहीं है और बिना प्रमाण के कोई ठोस बात कहना ज़्यादा ज़िम्मेदारी की बात नहीं होगी, लेकिन उसकी संभावना बहुत है। पहला कारण तो सबसे बड़ा ये है
कि वहाँ पर जो सोशल मीडिया को ब्लॉक किया गया, जिनको हम्म, ब्लॉक करने से उनकी जो आमदनी वहाँ होती थी, जो भी उनका प्रभाव था, वो एकदम से रुक गया। और उस प्रभाव के रुक जाने से वहाँ की आम जनता भी असंतुष्ट हो गई, जो यंग लोग हैं वो भी असंतुष्ट हो गए। लेकिन वो सारा का सारा सोशल मीडिया हम्म, अमेरिका से कंसर्न्ड है। उनके जो हम्म, रूट्स हैं सब के सब, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे जो भी हो, तो इस हम्म, ढंग से उनके स्टेक्स ज़्यादा थे उसमें। और मुझे कुछ नेपाल के दोस्तों ने भी, ये मित्रों ने ये भी बताया कि हम्म, वहाँ पर जो जॉर्ज सोरोस का एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, हम्म। पब्लिक पब्लिक ओपिनियन या ओपन सोसाइटी। अ, पब्लिक सोसाइटी, ओपन उनका भी सोसाइटी। शायद इन्वॉल्व उनका शायद कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट उनको नज़र आता है। तो अगर ये बात है तो उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट होगा, क्योंकि अमेरिकन नहीं चाहते थे कि ओली जिस तरह से चीन के साथ दोस्ती कर रहा था और चीन से लगा हुआ दिख रहा था, उससे उनको कोई खुशी थी। और हमेशा से अमेरिकन कम्युनिस्टों के खिलाफ रहे हैं, तो वो भी एक आयाम हो सकता है उसका, ये हम्म, पॉसिबिलिटी भी है। दूसरा ये और बात मैं कह दूँ जो वो भी प्रामाणिक नहीं है, वो हम्म, ये है कि अगर आज का विध्वंसक सीन हम देखें, तो हम्म, उसमें सभी लोगों को तंग किया गया है, सभी लोगों के घर जलाए गए, सभी पार्टियों के दफ्तर जलाए गए और सबसे बड़ा संसद को हम्म, जलाया गया। तो हम्म, संसद को जलाने वाले जो हैं वो रिपब्लिकन नहीं होने चाहिए। जो हमारा हम्म, सीरियस सोच समझ है उससे यही समझ में आएगा। तो अगर हम्म, वो रिपब्लिकन नहीं है तो फिर रॉयलिस्ट हो सकते हैं वो। और अगर हम्म, रॉयलिस्ट है तो वो उनका पुराना आंदोलन चल रहा है बहुत, और उस आंदोलन में वो राजा को वापस लाना चाहते हैं। तो ये भी संभावना बहुत बड़ी है उसमें। और वो भी ध्यान में रखना चाहिए। हम्म, हालाँकि उसका कोई प्रामाणिकता से मैं उसको अभी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हम्म। एक बात और जोड़ दीजिए उसमें कि जी। भारत में जो अभी राजनीतिक व्यवस्था है, हम्म, उसमें सरकार ना सही लेकिन बहुत सारे ऐसे ठोस राजनीतिक इंटरेस्ट हैं, जो वहाँ रॉयल्टी को वापस लाना चाहते हैं। हम्म, हम्म, तो हम्म, कहाँ तक उनकी भूमिका रही है, नहीं रही है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हम्म, इस संभावना से भी नकारना नहीं चाहिए, उसकी भी हम्म। उसका भी खोज होनी चाहिए, उसके ऊपर भी ध्यान जाना चाहिए। बट मुनी साहब, नेपाल में लंबे समय तक राजशाही थी वहां पे, और उसके बाद राजशाही हटी, वहां फिर वहां पे लोकतांत्रिक सरकारें बनी, रिपब्लिकन सरकारें बनी, लेफ्ट का, वामपंथियों का बहुत जोर था। लेकिन नेपाल लंबे समय से बहुत अस्थिर था, कोई भी सरकार लंबे समय तक वहां नहीं चल पाती थी। ऐसा क्यों, क्या उसके पीछे कारण था? उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि उनमें आपसी प्रतिद्वंदिता बहुत थी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में। हम्म, और दूसरा जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, और हम्म, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से किसी भी एक पार्टी को हम्म, पूरा बहुमत नहीं मिल पाया। इस वजह से उनको हमेशा कोएलिशन रखना पड़ता। और उस कोएलिशन में क्योंकि सभी की महत्वाकांक्षा है, सभी राजनीतिज्ञों की, खास हम्म, तौर से अगर आप देखें आशुतोष पिछले 15 सालों से, तो हम्म, 3 लीडर हैं जो आपस में हम्म, एक चक्री में एक के बाद आते रहते हैं। वो है देवबा, ओली और प्रचंड। और हम्म, यही तीनों पार्टियों की पकड़ है वहाँ की राजनीति के ऊपर। तो हम्म, उससे स्वार्थ डेवलप हो गए बहुत सारे वहाँ पर। और इतनी ज़्यादा प्रतिद्वंदिता है कि एक दूसरे को हटा के वहाँ बने रहना चाहते हैं। हम्म, इसीलिए भी बिल्कुल स्थायित्व वहाँ नहीं आ पाया। हम्म, जो 2015 का संविधान है उसमें बहुत ऐसे वादे किए गए कि सरकार स्थायी रहेगी, लेकिन हम्म। दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो रहा। बट प्रोफेसर मुनी, एक सवाल यहाँ पे ये भी कि चाइना का दखल लगातार चीन के अंदर बढ़ता जा रहा था, माफ करिएगा, चाइना का दखल लगातार नेपाल के अंदर बढ़ता जा रहा था। और ये जो खबर है, क्या आपको लगता है कि ये भारत के लिए भी कोई शुभ संकेत नहीं है? क्योंकि जब बांग्लादेश के अंदर भी जब बगावत हुई थी वहां पे शेख हसीना खिलाफ, तो उसके चुनाव के पहले भी जो है वो माना जा रहा था कि चाइनीज इंटरवेंशन वहां काफी हो रहा था। और सरकार मैं बदलने के बाद या अपदस्थ होने के बाद भी अगर आप देखिए, तो बांग्लादेश ने चाइना से दोस्ती बहुत करने की कोशिश की। नहीं, चाइना से देखिए, बांग्लादेश को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जी। क्योंकि बांग्लादेश में भी एक बात ध्यान में रखिए कि हम्म, हसीना ने
चीन और भारत में संतुलन रखा। हसीना के वक़्त में भी चीन वहाँ काफ़ी सक्रिय था और काफ़ी योगदान उन्होंने दिया है। नेपाल में भी ऐसा चल रहा है और चीन का पूरा ये प्रयास था कि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और उनको सशक्त किया जाए। उसके साथ-साथ उन्होंने सभी पार्टियों को कल्टीवेट ज़रूर किया, लेकिन चीनियों का जो मुद्दा था मेन तौर से, वो कम्युनिस्टों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे और कम्युनिस्टों में उनको लगा कि पहले विद्या देवी भंडारी के साथ भी थे, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी की है, प्रचंड के साथ भी रहे, ओली के साथ भी रहे। तो कम्युनिस्टों का प्रेफ़रेंस है, वो ये चाइना का प्रेफ़रेंस कम्युनिस्ट पार्टी का रहा हुआ है। चाइना ऐसा नहीं चाहेगा कि वहाँ कोई और सरकार हो या जो जो या तो भारत के बहुत पक्ष में हो या वो अमेरिका के बहुत पक्ष में हो। ख़ास तौर से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है अभी, उसमें वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी अमेरिकी झुकाव की सरकार वहाँ पर आए, ये ज़रूर चीन का प्रयास है और चीन ने वादे किए हुए हैं, अपना बीआरआई लगा रखा है, हम इतना असिस्टेंस देंगे। हालाँकि कोई प्रोजेक्ट वहाँ नहीं चला है उसके ऊपर, अभी काम नहीं हुआ है, लेकिन वादे बहुत सारे चीन की तरफ से किए हैं और चीन ने पूरी कोशिश की है कि नेपाल के सभी तबकों को, चाहे वो सांस्कृतिक तबके हों, चाहे धार्मिक तबके हों, बुद्धिज़्म को लेकर, चाहे मीडिया हो वहाँ का, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, सबको उन्होंने कल्टीवेट करने की कोशिश की है, लेकिन असली मुद्दा उनका कम्युनिस्टों को स्ट्रॉन्ग करने का रहा है। और आपको क्या ये लगता है? सरकार कम्युनिस्टों की है जो जो जिसको निकाला जा रहा है। आपको क्या लगता है? भारत को इसको लेके कितना चिंतित होना चाहिए? भारत को चिंतित होना चाहिए, 2 बातों से चिंतित होना चाहिए। एक जी। तो वहाँ अस्थायित्व जो है जिस ढंग से हत्या वगैरह हो रही है, जिस ढंग से आगजनी हो रही है, सारा राजनीतिक व्यवस्था वहाँ की उखड़ गई है पूरी तरह से, ये हुँ, भारत के पक्ष में नहीं है। हम अपने पड़ोसियों में स्थायित्व चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है और हुँ, हम अपने पड़ोसियों में जनतंत्र भी चाहते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है जो हमारे साथ रहनी चाहिए और आज तक भारत की जो नीति रही है, वो उसमें रही है। हुँ, उसमें अब जैसा मैंने कहा कि जो अभी का पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है इंडिया में, उसमें हुँ, कुछ लोग हैं जो मोनार्की को लाना चाहते हैं और उसकी वजह यही है, वो ये चाहते हैं कि ये डेमोक्रेट्स ने हमको डिलीवर नहीं किया, वो स्टेबल नहीं है, वो ठीक हुँ, से काम नहीं कर रहे हैं और दूसरी बात ये कि चीन की प्रतिद्वंद्विता वहाँ पर बहुत बढ़ गई है, तो राजा शायद आकर कम्युनिस्टों को रोकेगा। तो ये हुँ, भी एक भावना ज़रूर है वहाँ हमारे यहाँ हुँ, पर और हुँ, कुछ लोगों की है, ज़्यादा नहीं है। जैसे खास तौर से यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, योगी हुँ, जी, हुँ, उनकी बहुत सहानुभूति है राजतंत्र के साथ में और हमेशा से रही है, पहले से भी रही है और अभी भी है उनका। हुँ, तो ऐसा एक तबका है, सरकार में ऐसी नीति का हुँ, कोई प्रभाव नहीं हुँ। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ पर। नेपाल में क्या आपको लगता है कि इस अस्थिरता के बाद वहाँ राजशाही वापस लौट सकती है या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी ही वहाँ पर एस्टैब्लिश होगी या आर्मी टेक ओवर होगा? देखिए राजशाही का, राजतंत्र का जो जनमानस में समर्थन नहीं है, हुँ, जो राजतंत्र को लाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अभी पार्लियामेंट में आप पोज़ीशन देखें तो वो 5वीं छठी उनका नंबर है। हुँ, 10-11 से ज़्यादा उनके सीट्स नहीं है और हुँ, टोटल पॉपुलेशन में उनका वोटिंग परसेंटेज भी लिया जाए, तो वो बहुत कम है, वो हुँ, नहीं है। हुँ, लेकिन अभी जो स्थिति है, वो तो इलेक्शन के बाद पता लगेगा कि जनता किसका समर्थन करेगी। हुँ, लेकिन हुँ, अभी ऐसी स्थिति है क्योंकि काठमांडू में ओली ने जाते हुए कहा कि आर्मी शुड टेक कंट्रोल ऑफ हुँ, काठमांडू, तो आर्मी हुँ, का कंट्रोल वहां पर है। अब हुँ, आर्मी अगर ये डिसाइड करे कि कौन इंटरिम अरेंजमेंट किसका होगा, हुँ, राजा को लाएंगे या जो वेस्टेड इंटरेस्ट है बाहर वाले, वो किसी तरह से राजा को लाके बिठा दें वहां पर, तो इस हुँ, संभावना को हटाया नहीं जा सकता है, इसको हुँ, नकारा हुँ, नहीं जा सकता है इस संभावना को। लेकिन उसकी कितनी पकड़ रहेगी अगर हुँ, जनता में इलेक्शंस होगा, तो मैं नहीं मानता हूँ कि राजतंत्र का कोई भी पक्ष हुँ। वहाँ से मजबूत होकर निकलेगा। ये कहा जा रहा है कि ये जेनजी का रिवॉल्यूशन है एक तरीके से या बगावत है। क्या सिर्फ युवा नाराज है सरकार से या जो पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग लोग भी हैं, एक्सपीरियंस लोग भी हैं, वो भी इस विद्रोह के साथ है? सभी नाराज हैं, मैंने कहा ना आपके बिल्कुल हुँ, व्यापक है। ये हुँ, जो असंतोष सरकार के खिलाफ है, वो हुँ, बहुत व्यापक है वहाँ पर। कोई एक पार्टी या एक तबके का नहीं है।
क्योंकि सरकारें वहां पर जिस ढंग से जिन्होंने आगे बढ़ के काम किया है, वो कोई बहुत सुखद अनुभव लोगों का वहां पर नहीं है उस मामले में। आप कह रहे सुखद सुखद अनुभव नहीं है, तो ऐसे में एक समस्या यह भी होगी कि कोई एक ऐसा 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 लीडर, ऐसी पार्टी नहीं है जो जिस पर लोगों का विश्वास हो और जो नेपाल को इस संकट के समय में निकाल सके। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं राजा को लाओ। एक आदमी है जो बिल्कुल जिसकी कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए इस तरह की बात हो रही है। कोई भी एक सिंगल पार्टी ऐसी नहीं है। हालांकि जो दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, यूएमएल और कांग्रेस, उन दोनों का कोएलिएशन है और इस कोएलिएशन के खिलाफ ये आंदोलन खड़ा हुआ है। मैं ये मानता हूं कि ये आंदोलन व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन नेतृत्व के खिलाफ है। अगर इन्हीं पार्टियों में एक ऐसा सुदृढ़ नेतृत्व उभर कर आए जो कि इनका जनता के लिए कुछ काम कर सके, उनको विश्वास दिला सके, तो व्यवस्था से अभी भी उनका कोई लगाव टूटा नहीं है। तो मैं इसको ऐसे फर्क करूंगा कि सिस्टम के लिए मैं नहीं समझता हूं कि लोग सिस्टम बदलना चाहते हैं, लेकिन लोग लीडरशिप बदलना चाहते हैं। भारत सरकार को इस वक्त क्या करना चाहिए? भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम देख रहे हैं क्या होगा, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा है कि सरकार में एक तबका ऐसा है जो राजतंत्र को वापस लाना चाहता है और दूसरा जो सरकार की नीति होगी उसमें कम्युनिस्टों के प्रति, खासतौर से ओली के प्रति कोई झुकाव नहीं है। आप देखते हैं अभी एससीओ की मीटिंग में भी ओली बहुत चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी से एक विशेष बातचीत हो, तो ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं हो पाई और प्रधानमंत्री ओली को भारत आना है अक्टूबर में, ऐसी कोई डेट्स वगैरह तय हुई थी, वो भी असमंजस में आ गई है। वहां पर पहले ही आ गई थी, ये परिवर्तन से पहले भी। तो अभी पिछले ओली जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब भारत नहीं आ पाए हैं, आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए हैं। तो ओली के प्रति कोई संवेदना या सहानुभूति भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, भारत के सरकार की व्यवस्था में मुझे नहीं लगती है। प्रोफेसर मुनि, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। धन्यवाद।